हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के लिए स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट प्लांट हींग। जी हाँ, हींग। हींग का नाम सुनते ही हमें इसका कड़वा टेस्ट और इसकी अनप्लीसेंट पंजेंट स्मेल उसकी याद आती है। और इसके स्मेल और जो बिटर टेस्ट है उसकी वजह से बहुत से जो पीपल्स हैं और ख़ासकर बच्चे इससे बहुत दूर भागते हैं हींग का नाम सुनते ही। लेकिन अगर हम बात करें, हींग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस है और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है इसका यूज़ करना। इसके बहुत सारे बेनिफिट इफ़ेक्ट हैं हमारी बॉडी के लिए, चाहे हम इसका डायरेक्टली एज ए स्पाइस यूज़ करें और भी इसके फर्दर मेडिसिन्स के अंदर यूज़ होते हैं। एंड इसके हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी पे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है। लेकिन इसके टेस्ट की वजह से, इसके स्मेल, इसके ऑर्डर की वजह से जो बच्चे होते हैं इसका यूज़ करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे जो हींग है उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका फर्दर अनदर कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें जो हींग है वो उगाई जाती है। और हम पढ़ेंगे इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन कि ये प्लांट कैसा दिखता है, हम कौन से उसके प्लांट पार्ट का यूज़ करते हैं एज ए स्पाइस जिसका नाम बोल रहे हैं हींग, और हम इस प्लांट की कल्टीवेशन कैसे करते हैं। जी हाँ, हम इसे कैसे उगाते हैं। और फर्दर हम पढ़ेंगे इसमें इस एक्सट्रैक्शन कि हम प्लांट से जो हींग है जिसका हमें यूज़ करना है वो कैसे लेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे इसके यूजेस कि ये हमारे लिए कैसे बेनिफिट है और हम इससे क्या क्या यूजेस उठा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसे बोला जाता है फेरुला एस्फोएटिडा। एंड ये फैमिली एपिएसी से संबंध रखता है। एपिएसी फैमिली को हम दूसरे अम्बलीफेरी नाम से भी जानते हैं। और बिकॉज इस फैमिली के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो अम्बल इन्फ्लोरेसेंस होती है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि जो हींग है उसके अंदर कैसी इन्फ्लोरेसेंस है वो भी हम देखेंगे। और इसका हिंदी नेम हींग है, हींग के नाम से हम इसे बोलते हैं, जानते हैं। और इस प्लांट का कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं एज ए स्पाइस, अगर हम उसको देखें तो इसमें हम यूज़ करते हैं हींग के प्लांट का रूट स्टॉक। यस, इसके रेजिन का यूज़ करते हैं। इसके जो रूट है हम उससे एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है, उसको हम रेजिन बोलते हैं। और जब वो सूख जाता है तो उस रेजिन का हम यूज़ करते हैं एज ए स्पाइस। उस रेजिन का टेस्ट कड़वा होता है इसीलिए हमें वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी सेहत के लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इसकी हिस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो इसका जो ओरिजिन है वो माना जाता है मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागर के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसका ओरिजिन माना जाता है। और मेडिटेरियन रीजन से ही फर्दर ये सेंट्रल एशिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वहाँ से ये मूव करके सेंट्रल एशिया के अंदर पहुँचा है और इसकी वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है। हमारे भारत देश के अंदर हम देखें तो मेनली इसकी जो कल्टीवेशन है इसे उगाया जाता है सिर्फ और 2 या 3 स्टेट के अंदर। फर्स्टली हिमाचल प्रदेश के अंदर उगाया जाता है एंड कश्मीर के अंदर उगाया जाता है और पंजाब के कुछ एक पार्ट के अंदर भी इसकी खेती की जाती है। और इससे फर्दर बिकॉज इसका जो एरिया है, जो इसकी जो सूटेबल कंडीशंस हैं वो इन 3 राज्यों के अंदर ही हमें मिलती हैं, तो इसलिए वहाँ पे ही इसकी जो कल्टीवेशन है वो की जाती है। और हमारे पास जो फेरुला है इसकी मेनली 2 स्पीशीज़ हैं, वैरायटीज़ हैं।
फर्स्टली हिंग काबुली सफ़ेद, यस, जिसका इंग्लिश नेम है वाइट मिल्की एस्फोटिडा। और सेकंड है हिंग लाल, जिसका कलर रेड होता है, रेड एस्फोटिडा उसे हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसकी जो ये दो मेन वैरायटी हैं, इसकी ज़्यादातर कल्टीवेशन की जाती है, जहाँ पे भी अनदर कंट्रीज़ हो गए या फिर हमारे भारत देश के अंदर भी इन दो वैरायटीज़ की ज़्यादा कल्टीवेशन की जाती है। और मोस्टली इसकी इंपोर्टेशन की जाती है, ये इंपोर्ट किया जाता है बाहर की कंट्रीज़ से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, और इन देशों से हमारे देश के अंदर जो हींग है वो लाई जाती है और उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और उसे फिर से एक्सपोर्ट किया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इस टाइप से हमारे देश के अंदर सिर्फ 3 राज्य हैं यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है, और उसके बाद इसकी इंपोर्टेशन की जाती है, इंपोर्ट करके प्रोसेस्ड करके और प्रिपेयर करके फिर इसे फर्दर एक्सपोर्ट किया जाता है अनदर कंट्रीज़ के अंदर। तो ये हमारे पास हिस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की। यस, अगर हम प्लांट की बात करें तो ये एक पेरिनियल प्लांट है, और इसके जो इरेक्ट लीफी शूट्स होते हैं एंड ये इसकी जो रूट्स होती हैं वो अंडरग्राउंड और मासिव रूट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। हमने बात की कि इसके प्लांट का जो पार्ट है वो हम यूज़ करते हैं, वो रेजिन है, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, रूट से। तो इनकी जो रूट्स हैं उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। और फर्दर हम इसके जो फ्लावर हैं उसको देखें तो वो येलो कलर के फ्लावर होते हैं, और येलो कलर के फ्लावर और उनकी इनफ्लोरेसेंस रहती है कंपाउंड अम्बल इनफ्लोरेसेंस। आप पिक्चर में देखें कि जो प्लांट है वो एक इरेक्ट प्लांट है, सीधा खड़ा है, और इस पे बहुत सारे जो कंपाउंड अम्बल इनफ्लोरेसेंस लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए हैं। तो इस टाइप में ये हमारे पास बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर फेरुला हिंग का प्लांट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कल्टीवेशन, कि हम इसे कैसे उगा सकते हैं, इसकी खेती कैसे कर सकते हैं, उसकी बात हम करते हैं। तो इसकी कल्टीवेशन के लिए सबसे पहले हम सूटेबल एरिया की बात करें तो सूटेबल जो एरिया है वो इसके लिए बेस्ट रहता है डेजर्ट कंडीशंस। डेजर्ट जो सूखी कंडीशंस होती हैं वहाँ पे ये ज़्यादातर अच्छे से ग्रो करेगा। एंड जो सॉयल होनी चाहिए वो सैंड के साथ मिक्स होनी चाहिए, लोमी और क्लेई सॉयल। ऐसा नहीं है कि अकेला जो डेजर्ट है जैसे राजस्थान हो गया तो वहाँ पे ये ग्रो करेगा, क्योंकि डेजर्ट तो वो भी है, लेकिन वहाँ नहीं ग्रो करेगा क्योंकि वहाँ पे जो सॉयल है वो मोस्टली ज़्यादा सैंड है। लेकिन इसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, सैंड के साथ क्ले या फिर लोमी सॉयल मिक्सअप होनी चाहिए। और ऐसी जो सॉयल होती है वो हमें थोड़ी हिली एरिया पे मिलती है, और जो कंडीशंस होनी चाहिए वहाँ पे ड्रेन्ड आउट एरिया होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पानी रुकना नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी अगर इस प्लांट को दिया जाता है तो ये प्लांट की जो डेथ हो जाती है, इसलिए उन एरियाज़ के अंदर ये अच्छे से ग्रो करता है, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे स्लोप से पानी नीचे चला जाता है और इनको इस टाइप में थोड़ा कम पानी मिलता है और इनकी ग्रोथ अच्छे से होती है, और बेस्ट ये ग्रो करता है डेजर्ट कंडीशन के अंदर। ठीक है, और ये हमारे पास इनकी कंडीशंस के बारे में। नेक्स्ट हम कल्टीवेशन देखें, हम इसे उगाते कैसे हैं वो बात करते हैं। इस प्लांट को जो अबंडेंस ऑफ सनलाइट है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, इसे धूप बहुत ज़्यादा चाहिए। ये शेडी प्लेस के अंदर ग्रो नहीं कर सकता, छाया के अंदर ये मुरझा जाएंगे, उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये धूप वाले जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे अच्छे से ग्रो करेंगे। और मेथड की बात करें हम कल्टीवेशन के लिए तो मेथड में हम यूज़ करते हैं प्रोपेगेशन बाय सीड। यस, पहले हम इनके जो सीड्स हैं उनका यूज़ करेंगे और उससे हम उगाएंगे सीड्स को एक ग्रीन हाउस के अंदर, नर्सरी के अंदर उसकी ग्रोथ करवाएंगे और उसकी हेल्प से हमें मिलेंगे सीडलिंग्स, जिसे हम पौध बोलते हैं, पनीरी बोलते हैं। वो जब हमारे पास आ जाएगी फिर उस पौध का, उस सीडलिंग्स का हम ट्रांसप्लांट करेंगे, हमारे जो फील्ड है, हमारा जो खेत है उसके अंदर जाके हम उनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। जो सीज़न रहेगा ट्रांसप्लांट का वो अर्ली स्प्रिंग सीज़न रहेगा। स्प्रिंग की स्टार्टिंग में हम उसको ट्रांसप्लांट करके आएंगे, और जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे
इसके सीडलिंग्स को तो हम ध्यान रखेंगे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में, तो वो 5 फीट का होना चाहिए, बिकॉज ये एक पेरिनियल हर्ब है और इसको जो ग्रोथ है इस प्लांट की वो अप टू 4 to 5 ईयर होनी होती है। तो बड़ा सा प्लांट होगा तो डिस्टेंस हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इनके जो रूट्स हैं उससे हमने एक्सट्रैक्ट करना है रेजिन, और रूट की ग्रोथ के लिए जो सॉइल है उसके मींस वन प्लांट टू अनदर प्लांट के बीच में डिस्टेंस होगा, तभी जो रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगी, उन्हें न्यूट्रिशन मिल पाएगा, उन्हें एरिया मिल पाएगा और उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। तो ये हमें बातें ध्यान रखनी है इसके कल्टीवेशन के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी हार्वेस्टिंग एंड एक्सट्रैक्शन। तो जब हमारा ये प्लांट 4 से 5 साल का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा अच्छे से, और इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। और हार्वेस्टिंग का जो हम सीज़न लेते हैं वो हम देखते हैं इसकी हार्वेस्टिंग मार्च एंड अप्रैल मंथ के अंदर इसको हम हार्वेस्ट करेंगे। और जब हमारा प्लांट अच्छे से बड़ा हो जाएगा और हम चेक करेंगे कि उसकी जो रूट्स हैं उसका डायमीटर मैक्सिमम या 4 to 5 इंचेस इन डायमीटर होना चाहिए, जो बिकॉज हमें जो रेजिन है वो रूट से मिलेगा। तो जब रूट्स की जो डायमीटर है वो अच्छे से हो जाएगा तब हम इसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे, तब हम हार्वेस्टिंग करेंगे प्लांट की। तो हार्वेस्टिंग का जो मेथड है वो बड़ा ही सिंपल सा मेथड है कि हम नियर द ग्राउंड जो हमारा अपर लीफी पोर्शन है, इरेक्ट पोर्शन है प्लांट का, वो हम कट कर देंगे और उसे साइड में रख देंगे। और नीचे से क्या होगा कि जो रूट्स हैं वो स्टार्ट करेंगी रेजिन सिक्रीट करना, ठीक है, और मिल्की जूसी जो सब्सटेंस है वो सिक्रीट होगा जिसे हम रेजिन बोलेंगे। और वो रेजिन धीरे धीरे निकलता रहेगा रूट से और ज़मीन के ऊपर आता रहेगा, एंड जैसे जैसे आएगा वो एयर के कांटेक्ट में तो वो हार्ड होता जाएगा, हार्ड एक सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेगा। और जब उस एरिया से, उस प्लांट से जो रेजिन है उसकी एक्सट्रैक्शन बंद हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे कि उसी रूट को जो दोबारा से हम कट करेंगे, बट थोड़ा पहले से नीचे के एरिया में, ठीक है, तो हम कट कर देंगे और जो पहले वाला रेजिन एक्सट्रैक्ट हुआ है उसे हम ले जाएंगे और दोबारा से जो रूट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगी, रेजिन सिक्रीट करेंगी, ठीक है। तो इस टाइप में हम एक प्लांट से 2 या 3 बार मैक्सिमम 3 to 4 5 टर्न में लेते हैं, उसका रेजिन सिक्रीट करवाते हैं और उसकी एक्सट्रैक्शन करते रहते हैं हिंग की, ठीक है। तो ये हम मेथड यूज़ करते हैं इसके एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे ये हमारे पास प्लांट दिखाई दे रहा है तो हम इसे बिलो द ग्राउंड कट, नियर द ग्राउंड कट कर लेंगे और उसके बाद जो रूट्स हैं वो रेजिन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही रेजिन, जैसे ये हार्ड बन जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, एयर के कांटेक्ट में आता जाएगा, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे वहाँ से और रूट्स को नीचे से फिर कट कर देंगे और दोबारा से वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे रेजिन। इस टाइप में हम बार बार उसकी एक्सट्रैक्शन करवाएंगे रेजिन की, ठीक है। तो ये हम मेथड यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग और एक्सट्रैक्शन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इसके यूजेस, कि जो हींग है हमारे पास, इसके हम कौन कौन से यूजेस लेते हैं। इसका फर्स्टली हम यूज़ करते हैं इसको एज ए स्पाइस। जी हाँ, हमारे जो घर के अंदर कॉमनली जो हम डिशेस प्रिपेयर करते हैं, सब्जियां बनाते हैं, तो उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं फ्लेवर के लिए, और पिकल्स में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम एज ए स्पाइसेस और इसका एज ए कॉन्डिमेंट्स भी हम इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड हम बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एज ए स्टिमुलेंट भी। तो ये हमारे जो बॉडी है उस पर बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन में एज ए हम यूज़ करते हैं। जैसे हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टिमुलेशन एक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर देगा, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, एंटी कैंसरस एक्टिविटी होती है, और ये मेमोरी एनहेंसिंग एक्टिविटी भी होती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और हाइपोटेंसिव एक्टिविटी है, तो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिशियल रोल है हमारी बॉडी के लिए, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। तो इस टाइप से ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं होम रेमेडीज़ से भी हमारे लिए हेल्थ के लिए बेनिफिट रहता है। इससे हम घर में भी बनाते हैं मेडिसिन, जैसे स्टमक प्रॉब्लम्स को ये क्योर करता है, एंड एंटी एजिंग स्पाइस है, हार्मफुल वायरसेस को दूर करता है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को भी ठीक कर देता है,
हेयर कंडीशनर्स की तरह की भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ के रिलेटेड हमारे लिए बेनिफिट हैं, तो हमें हींग का यूज़ करना चाहिए। और कंक्लूज़न में हम बात करें तो हींग चाहे इसका कितना ही बिटर और जो बिटर टेस्ट है और इसकी अनप्लीजेंट ऑर्डर है, बट इसके जो हेल्थ को देखते हुए बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें इसका रेगुलर यूज़ करना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।